हेलो बच्चों, आज हम लोग परमाणु संरचना चैप्टर के अंतर्गत रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल क्या होता है इसका डिटेल जानेंगे। इम्पॉर्टेंट है क्योंकि रदरफोर्ड ने अल्फा कण प्रकीर्णन एक प्रयोग किया था जिसके माध्यम से नाभिक की खोज करी थी, ठीक है, 1911 ईस्वी में। और उसके जस्ट बाद 1913 ईस्वी में उन्होंने परमाणु से संबंधित एक मॉडल दिया जिसे रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल कहते हैं और इसको हम सौर मॉडल भी कहते हैं। तो हम क्लियर करेंगे आखिर में अभी बाद में कि इसको सौर मॉडल क्यों कहते हैं। और सबसे पहले देखते हैं कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में कौन कौन से वो प्रमुख बिंदु हैं जिनके माध्यम से इस मॉडल को स्पष्ट किया जा सकता है, अर्थात परमाणु के बारे में एक्सप्लेन बताया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर पॉइंट जो फर्स्ट है आपका, इसमें कहा गया परमाणु एक अति सूक्ष्म गोलाकार विद्युत उदासीन कण है। मतलब रदरफोर्ड के हिसाब से जो परमाणु है एक अति सूक्ष्म गोलाकार विद्युत उदासीन कण है, अर्थात इसमें न्यूट्रल स्टेज आपको देखने को मिलेगी, ठीक है, ऐसा रदरफोर्ड ने बताया था। दूसरा पॉइंट है कि परमाणु का अधिकांश द्रव्यमान एक बहुत ही छोटे हिस्से में विद्यमान रहता है, इसे नाभिक कहते हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि इस पॉइंट को सबसे पहले रदरफोर्ड ने ही क्लियर करा था कि आखिर में नाभिक क्या होता है। तो किसी भी परमाणु का जहाँ पर समस्त धनावेश तथा लगभग समस्त द्रव्यमान निहित होता है, उसी छोटे से अतिसूक्ष्म दृढ़ और सघन भाग को हम नाभिक कहते हैं, जो अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के माध्यम से रदरफोर्ड ने पहले क्लियर किया था जब नाभिक की खोज करी थी, ठीक है। तो उसी पॉइंट को यहाँ पर क्लियर किया गया है कि परमाणु का अधिकांश द्रव्यमान मतलब लगभग समस्त द्रव्यमान और कुल धनावेश परमाणु के अंदर एक छोटे से हिस्से में केंद्रित रहता है, उसे हम क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा आपका तीसरा पॉइंट कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। ये भी आपका मेन पॉइंट है कि जो आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नाभिक के चारों ओर की जो कक्षाएं होती हैं उनमें चक्कर लगाते रहते हैं। और इस पॉइंट से आपको ये क्लियर पता हो जाएगा कि जो आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नाभिक के बाहर का जो हिस्सा होता है उसमें आपको देखने को मिलेंगे। जैसे ये आप मान सकते हैं थोड़ी देर के लिए आपका परमाणु मॉडल है परमाणु है रदरफोर्ड का, और यहाँ पर देख सकते हैं धनावेशित हिस्सा है सेंटर में, यहाँ पर लिखा भी है धनावेशित नाभिक, और ये बाहर का हिस्सा है जिसमें से इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है। तो ये बेसिक समरी हो जाएगी रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं अगले पॉइंट की। तो अगला पॉइंट है कि नाभिक का आकार परमाणु की तुलना में बहुत कम होता है, ठीक है। मतलब नाभिक का आकार छोटा होगा अगर हम परमाणु के आकार की तुलना में देखें तो। जैसे ये आपका नाभिक हो गया, ठीक है। तो नाभिक की अगर हम त्रिज्या पता करें तो ये इतनी होगी, और अगर हम नाभिक से बाह्यतम कोश की त्रिज्या पता करते हैं तो ये इतनी होगी। तो मतलब नाभिक का आकार स्वाभाविक है छोटा होगा परमाणु की आकार की तुलना में अगर हम बात करते हैं तो, ठीक है। अब इसके बाद में अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 5 कि अगर परमाणु के केंद्र में नाभिक पाई जाती है और इसका आकार 10⁻⁻14 मीटर कोटि का होता है, ठीक है। मतलब जो आपका परमाणु होता है वो परमाणु के जो सेंटर में आपका जो पार्ट होगा वो होगा आपका नाभिक, और जिसका आकार होता है 10⁻14 मीटर कोटि का होता है, ठीक है। तो ऐसे भी कहा जा सकता है कि जो आपकी नाभिक की त्रिज्या है, नाभिक की त्रिज्या होती है 10⁻15 सेंटीमीटर, और जो आपका एटम की त्रिज्या है वो होती है आपकी 10⁻10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ऐसे भी आप इसको स्पष्ट कर सकते हैं। अब इसके बाद में हम बात करते हैं अगले पॉइंट की। तो अगला पॉइंट है कि परमाणु एक खोखले गोले के समान होता है। मतलब परमाणु के अंदर का अधिकांश स्थान कैसा होता है, खाली होता है या खोखला होता है। ये 7 नंबर पर पॉइंट है कि नाभिक में उपस्थित आवेश को प्लस ZE द्वारा व्यक्त करते हैं। मतलब नाभिक के अंदर जो आपका आवेश है वो प्लस ZE के माध्यम से व्यक्त किया जाता है, जहाँ पर Z क्या है, उस परमाणु का परमाणु क्रमांक है। मतलब Z क्या है, तो उस परमाणु का परमाणु क्रमांक है, और E क्या है, इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश है, ठीक है। तो इस तरीके से ये प्लस ZE का मतलब हो जाएगा कि Z आपका परमाणु का परमाणु क्रमांक है और E क्या है, तो वो है इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश, ठीक है। अगला पॉइंट है
कि इस मॉडल को हम सौर मॉडल भी कहते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से सूर्य के चारों ओर ग्रह चक्कर लगाते हैं, ठीक उसी प्रकार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। मतलब इस मॉडल की तुलना की गई है सौर मॉडल से, ठीक है। मतलब जिस प्रकार से सूर्य के चारों ओर ग्रह चक्कर लगाते रहते हैं, ठीक वैसे ही नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में हम लोग बात करते हैं कि इस मॉडल में कमियां क्या थी, दोष क्या थे, और उनको हम कैसे आगे क्लियर करेंगे। तो हम दोष देख लेते हैं इस मॉडल के प्रमुख कौन कौन से दोष हैं। तो जैसे सबसे पहला दोष है कि परमाणु के स्थायित्व को इस मॉडल के अनुसार नहीं समझाया जा सकता है। मतलब परमाणु का जो स्टेबिलिटी है उसको आप इस मॉडल के हिसाब से नहीं क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैक्सवेल का वैद्युत गतिकी सिद्धांत के हिसाब से अगर देखा जाएगा तो उसमें कहा गया है कि यह धनावेशित नाभिक है और इसके बाहर आपका कोई ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा तो वो पक्का ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा, और अगर यही प्रक्रिया लगातार चलती रही तो एक समय ऐसा आएगा कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम हो जाएगी और अंत में इलेक्ट्रॉन नाभिक में आके गिर जाएगा और परमाणु का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो इस हिसाब से कहा जा सकता है कि परमाणु के स्थायित्व को एक्सप्लेन करने में ये मॉडल सक्षम नहीं रहा, ठीक है। अब इसके बाद में हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट की कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉनों का वितरण किस प्रकार होता है, यह भी नहीं समझाया जा सकता है। मतलब ऐसा रदरफोर्ड ने बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नाभिक के बाहर चक्कर लगाते रहते हैं, लेकिन चक्कर लगाने का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है कि कौन सा इलेक्ट्रॉन नाभिक के नज़दीक वाली कक्षा में चक्कर लगा रहा है, कौन सा इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर वाली कक्षा में चक्कर लगा रहा है, और कब वो अपना नज़दीक आके नाभिक की कक्षा से किसी दूर वाली कक्षा में जा रहा है। तो इन चीज़ों का जो एक तरीके से स्पष्टीकरण था इस मॉडल के हिसाब से नहीं क्लियर किया जा सका, तो ये हो जाएगा इसका एक प्रमुख दोष। अब इसके बाद में अगला पॉइंट है कि इस मॉडल के द्वारा रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या होती है, जबकि सतत स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं की जा सकती, ठीक है। मतलब ये जो मॉडल है वो रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या तो कर सकता है, लेकिन जो सतत स्पेक्ट्रम होता है उसकी व्याख्या नहीं कर सकता है। मतलब अब स्पेक्ट्रम क्या होता है, कहने का मतलब है जब कोई इलेक्ट्रॉन मूल अवस्था से उत्तेजित अवस्था में जाता है तो उत्तेजित अवस्था से जब फिर मूल अवस्था में आता है तो वो स्पेक्ट्रम रेखाएं उत्सर्जित करता है। तो जो एकदम रेडिएशन की बात की जा रही है, जो एकदम सीधी रेखाओं में रेडिएशन होगा स्पेक्ट्रम रेखाओं का, उसका तो स्पष्टीकरण दे देगा, लेकिन ये आपका कंटिन्यूअस है या लगातार हो रहा है, इस चीज़ का एक्सप्लेनेशन ये वाला मॉडल नहीं क्लियर कर सका। तो ये हो जाएंगे आपके इस मॉडल के प्रमुख दोष। तो ये था पूरा आपका रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। और इस मॉडल में बेसिकली अगर देखा जाए तो 2 पॉइंट आपके मेन है कि जो परमाणु होता है उस परमाणु के केंद्र में अतिसूक्ष्म दृढ़ सघन भाग होता है, जहां पर उस परमाणु का समस्त धनावेश और लगभग समस्त द्रव्यमान निहित होता है, उस स्थान को नाभिक कहते हैं। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उसी नाभिक के बाहर का जो क्षेत्र होता है जहां पर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं, तो वो आपका एरिया हो जाएगा उस इलेक्ट्रॉन के पाए जाने का। तो ये 2 मेन पॉइंट हैं जो इस मॉडल के समरी में आ जाएंगे। बाकी ओवरऑल आप पूरा डिटेल पढ़ेंगे तो इस मॉडल का एक्सप्लेन आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों आज के वीडियो में हम लोगों ने रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के जो मेन पॉइंट थे उनके बारे में जाना और इस मॉडल की जो प्रमुख कमियां थी उनका डिटेल जाना। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि इन कमियों को बोर के मॉडल से कैसे क्लियर किया जा सकता है, क्योंकि बोर का जो मॉडल है उस मॉडल के पहले आपका आएगा प्लांक का क्वांटम सिद्धांत, और प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के हिसाब से बोर का परमाणु मॉडल क्लियर किया जाएगा, और उस मॉडल में फिर इस मॉडल की जो भी कमियां थी उनको क्लियर किया जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो भी इस मॉडल में कमियां रह गई हैं उनको वहां पर क्लियर कर लिया जाएगा, तो इस मॉडल का और एक्सप्लेनेशन आपको एविडेंट पता चल जाएगा। तो आज की वीडियो में बस बच्चों इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।